जब मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन हुआ तो हम लोगों ने ये देखा कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर न्यूमेरिकल लगाना है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला हमारे पास एक था बार मैग्नेट के लिए m/2l, दूसरा फार्मूला था ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए दैट इज NIA, एंड तीसरा जो फार्मूला था हमारे पास वो था ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो था वाज द E/2m/L, एंड स्पिनिंग और इलेक्ट्रॉन के लिए जो था दैट वाज m = E/2m/2s। ये L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, S जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ L लग गया था जिससे पता चल रहा था ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ S लग गया था जिससे पता चल गया था स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है। ये वेक्टर क्वांटिटी था, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शंस होती हैं वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी होती है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किसी भी ऑर्बिटिंग या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का, उसको हम पा सकते हैं बाय समिंग द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अलग बात है कि अगर हम नीट की बात कर रहे हैं तो नीट में आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है, इससे हो जाएगा और इससे हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप किया है तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन देखी थी कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग हम देखें तो उस सिंगल ऑर्बिटिंग की इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग से एक करंट लूप जनरेट होगी। अगर ये करंट लूप है ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज हो गया, या फिर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से जो करंट लूप है दैट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हो गया तो हम लोगों ने राइट हैंड रूल देखा था। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमको अपना राइट हैंड ऐसे अरेंज करना था कि जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो करंट सर्कुलेशन को शो कर देती, तो जो इरेक्ट थंब होगा विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होती है और साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। तो अगर हम इसके ऊपर हाथ रखें तो इसके ऊपर हमें जो हाथ मिल रहा है इज लाइक दिस। अगर ये है तो इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ रहा है अप। अप मींस दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। मींस जो अपर फेस है वो नॉर्थ पोल बनेगा इस करंट लूप में, और जो डाउन साइड फेस है वो साउथ पोल बनेगा। अगर इसमें हम अपना हाथ अरेंज करें तो थंब इन द बोर्ड हो जा रहा है, फिंगर करंट सर्कुलेशन को शो कर रही है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउन साइड आ रही है। और अगर डाउन साइड है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये हो जाएगा ना साउथ टू नॉर्थ। और अगर हम देखें लिख के एंड रूल के अकॉर्डिंगली तो ये हो जाएगा साउथ। तो इस तरीके से स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और अब इन्हीं स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन से पोलैरिटी इंड्यूस होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन की है, एक एटम में हम दूसरे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कुछ ऐसे आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तीसरे को देखेंगे सॉरी तीसरे को देखेंगे तो ऐसे आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसी चौथे को ऐसे। एक एटम में, किसी मटेरियल के एक एटम में सारे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो हमें उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलेंगे वो ऐसे ही रैंडमाइज मिलेंगे। सो ये सारे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब इनका सम अप करेंगे फॉर एन एटम तो ये जीरो भी हो सकता है, ये सर्वाइव भी कर सकता है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर तो नहीं होगा, और अगर ये वैल्यू अपनी शो कर रहा है सम अप करने पर तो उस केस में ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर ये वैल्यू शो कर रहा है
तो इसको एक सिंगल एरो से हम ऐसे दिखा देंगे, मींस हैविंग द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी कि ये एक टीनी एटॉमिक मैग्नेट हो गया, एक ऐसा एटम जिसके सारे ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट सरवाइव कर रहा है। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में स्पिन अप स्पिन डाउन का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आना है वो जीरो आना है। तो दो ही तरह के एटम है, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा तो पेयरिंग के बाद एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पर एटम तो बचेगा ही बचेगा जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर्वाइव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे सभी मटेरियल्स के एटम मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं रखेगा, सारे पेयर्ड होंगे, उसमें पर एटम को हम ऐसे शो कर देंगे, और ऐसे शो करने का मतलब है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। अब अगर हम डाया पैरा फेरो की बात करें तो ये पैरा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का जो पर एटम होगा वो एटलीस्ट एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही रखेगा, जिसकी वजह से उसका पर एटम एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएंगे कॉल्ड डाया मैग्नेटिक मटेरियल, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से स्पिन अप और स्पिन डाउन ये कैंसिल हो जा रहे हैं, और कैंसिल होने की वजह से पर एटम का कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं आ रहा है, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और फेरो में हम देखेंगे होता तो पैरा ही है लेकिन कुछ एडिशनल बिहेवियर है। अब अगर हम डाया पैरा फेरो को एक्सप्लेन करने जाए तो पैरा में अगर हम देखें तो पैरा में पर एटम जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट शो कर रहा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट शो करने का मतलब, अगर हम पैरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम में जाए, एक एटम को चेक करें तो एटलीस्ट सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर्वाइव कर गया। हम दूसरे एटम को चेक करें, उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर्वाइव कर गया। हम तीसरे एटम को चेक करें, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखेगा, तो उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन ओरिएंटेशन जो है स्पिनिंग और ऑर्बिटिंग की वो हर बार चेंज हो रही है। मीन्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पर एटम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखता है, मीन्स टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हम सारे एटम्स के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कलेक्ट करने जाएं तो हम देखेंगे कि रैंडमाइज होने की वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। यही रीजन है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के मोस्ट ऑफ द मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर तो नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैंसिल कर दे इससे, इसको कैंसिल कर दे इससे, इसको कैंसिल कर दे इससे, ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर इन सारे एटम्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सम सर्वाइव कर जाता तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर देता, और अगर नहीं सर्वाइव कर रहा है तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम डायामैग्नेटिक, ये तो पैरा था, डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में जाएंगे तो पर एटम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखेगा। तो जब हम सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाएंगे तो पर एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो शो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ऐसे शो करना पड़ रहा है, यानी यहाँ डायामैग्नेटिक मटेरियल में पर एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। जब हम दूसरे एटम को चेक करेंगे तो देखेंगे उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो, तीसरा चौथा था, यानी कि इसमें तो पर एटम का ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है, तो पूरे मैटेरियल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो जीरो होगा ही होगा। अब आ जाइए, ये पैरा था, ये डाया था, आ जाइए फेरो। फेरो और पैरा में अंतर सिर्फ इतना है कि जो पैरा था उसमें अगर हम एक एटम को चेक कर रहे थे उसका एटॉमिक डायपोल, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सरवाइव कर रहा था। अगर ऐसा हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देखें तो ऐसे मतलब एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन वाले जितने भी तीन एटॉमिक मैग्नेट हैं वो पूरे वॉल्यूम में स्कैटर्ड होंगे। ऐसा पूरे वॉल्यूम में कहीं दूसरी जगह मिल सकता है, और ये पूरे वॉल्यूम में इनकी
संख्या भी बहुत ज्यादा है, 10⁻23, 10⁻24, लेकिन ये पूरे वॉल्यूम में स्कैटर्ड है। ऐसा देखेंगे तो ये भी संख्या में 10⁻23 और 10⁻24 है, बट ये पूरे वॉल्यूम में स्कैटर्ड मिलेंगे। जब हम फेरो में आएंगे तो फेरो में हम देखेंगे डोमेन्स बनते हैं। डोमेन्स का मतलब ग्रुपिंग होती है ऑफ द टीनी एटॉमिक मैग्नेट, और एक तरह के ओरिएंटेशन वाले जितने ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं। मींस पैरा में अगर हम सेम ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक मैग्नेट की ग्रुपिंग स्टार्ट कर दें तो ये फेरो हो जाएगा। यानी फेरो में डोमेन्स होते हैं और एक डोमेन में एक तरह के ओरिएंटेशन वाले जितने भी तीन एटॉमिक मैग्नेट है वो सब एक्यूमुलेटेड होते हैं। मींस अगर हम यहाँ फेरो में आए तो एक तरह के ओरिएंटेशन वाले जितने तीनी एटॉमिक मैग्नेट्स है वो सब हमें एक जगह मिलेंगे। जैसे ठीक है, इनका जो नंबर है वो 10⁻17 टू 10⁻24 एटम्स का होगा। इसी तरह दूसरे डोमेन में आएंगे तो अदर ओरिएंटेशन वाले आपको तीनी एटॉमिक मैग्नेट मिलेंगे। तीसरे डोमेन में आएंगे तो आप देखेंगे कि फर्दर अलग ओरिएंटेशन वाले आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल रहे हैं या तीनी एटॉमिक मैग्नेट मिल रहे हैं। इसी तरीके से ये है। तो पैरा और फेरो में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिमिलैरिटी तो ठीक है कि दोनों के पर एटम तीनी एटॉमिक मैग्नेट होते हैं, ठीक है। एक तरह के ओरिएंटेशन वाले जितने भी तीनी एटॉमिक मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है वो पैरा में रैंडमली पूरे यूनिफॉर्म रैंडमली पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जबकि फेरो में एक तरह के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाले जो एटम होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, इनको डोमेन कहते हैं, और ये डोमेन वॉल्स या बाउंड्री से सेपरेटेड होते हैं। पर एटम तीनी मैग्नेट है, एटम्स का कलेक्शन डोमेन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। लेकिन अगर सारे डोमेनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करें तो यहाँ भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि पूरे मटेरियल के लिए नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर्वाइव करेगा। मींस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रिक्टली मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अगर इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर्वाइव कर रहा है तो ये एक मैग्नेट होगा। अब इनको उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपने पढ़ा था कि एक बार मैग्नेट है, अगर उस बार मैग्नेट को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये बार मैग्नेट एक स्टार को फेस करता है और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये अलाइन हो जाता है। मींस एक मैग्नेट के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ट लगाती है और चार्ट लगा के उसको अपनी ओरिएंटेशन में अलाइन कर लेती है। और अगर ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनके ऊपर फोर्स लगता है बीक्यूबी साइन थीटा। अगर फेवरेबल कंडीशन में लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग या उसकी ऑर्बिटिंग बढ़ जाएगी। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में लग रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग डिक्रीज कर जाएगी। मींस दो चीजें हैं, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो स्टार्ट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ वैल्यू बीक्यूबी साइन थीटा, जिसकी वजह से वो स्लो या फास्ट हो सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एंड द सेकंड वन इज दैट ऑर्बिटिंग या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स करंट लूप्स बनाते हैं। करंट लूप से मैग्नेटिक मोमेंट आता है और मैग्नेटिक मोमेंट आने के बाद एक मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता है। और अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेस किया तो इसके ऊपर एक चार्ज जनरेट होता है एमबी साइन थीटा, जो इसको अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, अगर उन एलिमेंट्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखें तो देखेंगे या तो वो पैरा में कैटेगराइज होंगे या डाया में कैटेगराइज होंगे या फेरो में कैटेगराइज होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले जितने होंगे वो आप पैरा में रखिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम वालों को आप डाया में रखिए, और सिर्फ 4 एलिमेंट है जिनको आप फेरो में रखते हैं। ये एलिमेंट है आयरन, निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन ऑक्साइड। सिर्फ ये 4 हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होते हैं, जिनके अंदर सेम ओरिएंटेशन वाले तीन एटॉमिक मैग्नेट के डोमेन फॉर्मेशन होते हैं।
पर डोमेन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, और पूरे डोमेनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये हमें चेक करना पड़ता है। अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उठा के रख देते इन मटेरियल्स को, तो अगर हमने पैरा को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो जैसे ही पैरा को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एटॉमिक मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अगर रोटेट करने लगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव करेगा और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो ये भी रोटेट होके इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता। एक इलेक्ट्रॉन जो फेवरेबल कंडीशन में पड़ता उसकी स्पिनिंग बढ़ जाती, और एक इलेक्ट्रॉन जो अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ता उसकी स्पिनिंग घट जाती। इसका मतलब है कि अभी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, पर जो एटम है उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस होता एंड इनका रोटेशन स्टार्ट हो जाता इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो अभी डायमैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो उस केस में भी पूरे के पूरे डोमेन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते और रोटेट होके इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होते, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता। कहते हैं कि किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो start to show some magnetic behavior। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस मॉडिफाई होते हैं, उनकी ओरिएंटेशंस मॉडिफाई होती हैं, और जो रैंडमाइज्ड मैग्नेटिक मोमेंट था वो रेगुलराइज्ड मैग्नेटिक मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मींस सारे एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट का सम अभी सर्वाइव करने लगता है और मटेरियल में मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता है। ये भी कहते हैं कि जो पैरा होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो डाया होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अगर इसको हीट कर दे तो फिर से रैंडमाइज होगा और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चीज हो जाएगा। लेकिन अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को हीट कर देते हैं तो इसके मैग्नेटिक बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फेरो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यहाँ क्यूरी लॉ आता है जो इसकी डीमैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन एक्सटेंस है, इसके मैग्नेटाइज होने और इसके डीमैग्नेटाइज होने की जो प्रॉपर्टी है इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये काई है, और एम फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है। किसी एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते तो पोलराइज होने लगता है, ठीक है। एक्सटेंस ऑफ पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। किसी मटेरियल को जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर सप्रेस्ड है या नहीं है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उठाकर आप रखने वाले हैं, तो जैसे ही रखेंगे स्टार्ट टू मैग्नेटाइज, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग मॉडिफाई हो रही है और वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाला है। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी ससेप्टिबिलिटी यानी कि मैग्नेटाइजेशन एक्सटेंट जो होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बहुत सी प्रॉपर्टी भी है, एक एक नंबर में पूछी जाती है। जैसे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा, ससेप्टिबिलिटी मतलब बड़ी तेज अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनका ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। लेकिन अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें यानी कि पैरा एंड फेरो को, तो फेरो का जो मैग्नेटाइजेशन रेट है वो पैरा से बहुत ज्यादा होता है। तो कहते हैं जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये जो पैरा होते हैं ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये अपोजिटली मैग्नेटाइज होते हैं। कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होते हैं। कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है।
ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना या घटाना कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं थ्रू परमिटिविटी, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी इसको म्यू आर कहते हैं। परमिटिविटी एप्सिलॉन को कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये परमियाबिलिटी है। कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये म्यू आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो इट स्टार्ट टू कंडक्ट एंड कंसंट्रेट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, so its relative permeability is high। ठीक है, इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी अपोज करता है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1, एंड इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड को ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है। दिस इज टू बी रिटन एज म्यू आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी प्रॉपर्टी है। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी हाई होती है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी लो होती है, एंड सो ऑन। ये आप नोट्स में देख लेंगे। आ जाइए आगे। अब हमें देखना चाहिए अर्थ मैग्नेटिज्म। हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में थे तो देखते थे कि अर्थ बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। जब हम क्लास 11th में थे तो देखते थे अर्थ प्रोड्यूसेस अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी वजह से वो अदर मास को अट्रैक्ट कर सकती है, एंड वाइस वर्सा अदर मास से अट्रैक्ट हो सकती है। यहाँ अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो एक डेफिनिट ओरिएंटेशन में आके रुक रहा है। अगर हम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके फिर छोड़ दें तो देखेंगे कि फिर वो रोटेट होता हुआ फाइनली एक डेफिनिट डायरेक्शन में रुक रहा है। वो डेफिनिट डायरेक्शन होती है अर्थ का जो एनएस है, नॉर्थ साउथ की जो ज्वाइनिंग लाइन है, उसी लाइन पर आपको बार मैग्नेट अलाइन होता हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम एक मैग्नेट के ऊपर अगर हम दूसरे मैग्नेट को एनी ओरिएंटेशन में रखेंगे तो देखेंगे कि अगर मैग्नेट फ्री है तो वो एक डायरेक्शन में वन अबव द अदर अलाइन हो जाएंगे। एक मैग्नेट का एन होगा तो दूसरे मैग्नेट का रोटेशन होके एस उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मींस एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर है तो वो अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम किसी बार मैग्नेट को अभी सस्पेंड करते हैं तो वो अलाइन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ लाइन पर है। तो अब अगर हम सर्च करें कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो ओरिएंटेशन है वो एनएस पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आता है इविडेंस। हम कैसे मान लें कि अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है। थ्री ऐसे देयर आर थ्री evidences on the basis of which one can say that earth behaves like a magnet। सबसे पहला एविडेंस तो ये है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ये अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करा देती है। ठीक है, एक। दूसरा, अगर हम अर्थ में आयरन को रख देते, ठीक है, गड्ढा खोद के उसको अच्छे से दबा देते, कुछ दिन बाद हम उसे बाहर निकालते, रस्सी ना हो, तो उस केस में इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता। अब देखते हैं एक पिन को अगर किसी बार मैग्नेट के ऊपर रख दें और फिर अब वहां से हटा के उसको दूसरी पिनों के पास लेकर आए तो उस पिन में एक मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता है। तो इन अ सेम वे अगर उस पिन को हम अर्थ में दबा के रखते और अभी कुछ दिनों बाद उसको बाहर निकालते तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता है। इससे कंफर्म हो रहा है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है। न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। जब एक बार मैग्नेट के लिए हम कंपास लेकर आते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे कंपास को हम मैग्नेट से दूर कर रहे हैं, एक पॉइंट तक आते आते उस कंपास की जो नीडल है वो रैंडमली ओरिएंटेशन में जाने लगती है।
रैंडमली ओरिएंटेशन में इसलिए जाने लगती है क्योंकि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को और की मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में कैंसिल कर दे रही है। अगर और की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगी तो फिर जो कंपास की नीडल है जो कि खुद एक मैग्नेट है वो बार मैग्नेट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगी। तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि ऑर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो काज क्या है? बहुत सारे काज में जो सबसे मेन काज है वो ये कि अर्थ के सेंट्रल कोर में मॉल्टन एंड आयनाइज्ड मटेरियल्स है और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट कंटिन्यूअस स्पिन कर रही है। तो अर्थ की स्पिनिंग की वजह से उसके सेंट्रल कोर में मॉल्टन एंड आयनाइज्ड मेटल्स का भी सर्कुलेशन हो रहा है। तो मॉल्टन एंड आयनाइज्ड मटेरियल्स के सर्कुलेशन से करंट लूप बनेगी, करंट लूप से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यानी अर्थ के सेंट्रल कोर में मॉल्टन एंड आयनाइज्ड मटेरियल्स के कंटिन्यूअस सर्कुलेशन की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम कंपास लेके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने निकले तो हम कंपास के बिहेवियर से चेक कर सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन क्या है। सबसे पहली बात तो अर्थ में हम एक लाइन खींच के उसके नॉर्थ और साउथ को फिक्स करते हैं एंड दिस इज गिवन बाय ज्योग्राफी। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये हो गया नॉर्थ इन डायरेक्शन और ये हो गया साउथ इन डायरेक्शन। ये हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमीस्फीयर। अभी अगर हम कंपास लेके रन करें तो हम देखेंगे कंपास का एन डिप डाउन हो गया है, अकॉर्डिंगली ये हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, एन डिप डाउन। ये एन एकदम और पर ऐसे परपेंडिकुलरली अलाइन हुआ है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हुए आते हैं तो एक जगह देखते हैं कि कंपास एग्जैक्टली अर्थ के पैरेलल हो जाता है। अगर कंपास एग्जैक्टली अर्थ के पैरेलल है, ठीक है, तो ऐसे शो कर रहा है। और थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं कि जो ये और थोड़ा यहाँ बनाना चाहिए था, एग्जैक्टली अर्थ के पैरेलल है ये देख। और अगर एस की तरफ आ रहा है यानी इन साउदर्न हेमिस्फीयर तो देखते हैं कि जो मैग्नेट जो कंपास है वो एग्जैक्टली इसका एस डिप डाउन हो गया है टुवर्ड द अर्थ, दिस एस एन। और थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं कि कंपास इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। और अगर इन 4 पॉइंट के अलावा कहीं है तो हम देखते हैं कि कंपास की जो नीडल होती है वो अर्थ के, देखिए इन 2 पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, इन 2 पॉइंट पे पैरेलल है एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट पर अगर हम कंपास को चेक करेंगे तो अर्थ सरफेस के कंपेरेटिवली हम देखेंगे कि नीडल मेक्स सम एंगल। ठीक है, तो needle makes some angle with the horizontal line or a line parallel to earth। तो कंपास को अगर हम पूरे अर्थ पर लेकर रन करें तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो कंपास के नीडल की ओरिएंटेशन है वो अर्थ सरफेस से एट सम एंगल पर इंक्लाइन होती है। इस एंगल को एंगल ऑफ डिप कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब कंपास की नीडल की ओरिएंटेशन अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है, दिस इज द एंगल ऑफ डिप। को अलग से देख लेंगे। एन डिप डाउन हुआ है तो दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एन इसलिए डिप डाउन हुआ है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट का साउथ पोल होगा। और यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर इसलिए है क्योंकि कंपास का एस डिप डाउन हुआ है। कंपास का एस डिप डाउन होने की वजह से डायरेक्शन में ये साउथ है और एस डिप डाउन हुआ है तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि अर्थ के अंदर मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा। कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब है अर्थ के अंदर अगर मैग्नेट को लोकेट करें तो आपको दिख रहा है
कि आप अर्थ के अंदर मैग्नेट को ऐसे लोकेट कर सकते हैं। ज्योग्राफी ने जो नॉर्थ दिया था और कंपास ने जो नॉर्थ दिया है, के बीच थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बताता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली जो नॉर्थ एंड साउथ है, और कंपास या मैग्नेट के अकॉर्डिंगली जो नॉर्थ और साउथ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप ऑफ थीटा कह सकते हैं। मैग्नेट के अकॉर्डिंगली जो नॉर्थ एंड साउथ आ रहा है, अगर उसको ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो इसका नाम रख रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। जब आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे अर्थ के पास या अर्थ पर, तो वो इसी मैग्नेट के पैरेलल एग्जैक्टली इसी के ऊपर अलाइन हो जाएगा, और इसी के ऊपर अलाइन होने के बाद ये एस है अर्थ के अंदर, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का एन होगा इधर, एंड इधर अर्थ के अंदर मैग्नेट का एन है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का एस हो जाएगा इसके ऊपर। इसका नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हो गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। जिन दो पॉइंट्स पर कंपास एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ है, अगर उनको ज्वाइन करते तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो कंपास होते हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ होते हैं। एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ का मतलब है 0 डिग्री डिप हो गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री डिप हो गया। और इसके अलावा अगर मान लेते हैं हम कंपास को यहां ले आए, अगर हम कंपास को यहां लाए तो कुछ ऐसे कंपास की नीडल अपनी ओरिएंटेशन अरेंज करेगी। अगर ऐसे ओरिएंटेशन अरेंज करेगी तो अर्थ के पैरेलल एक लाइन खींचिए और अर्थ के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए। ये जो अर्थ के पैरेलल है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो कंपास है दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा बीई। यानी जो कंपास होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहा होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये जो कंपास है अर्थ के पैरेलल लाइन से जो ओरिएंटेशन या एंगल शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। चलिए इसको हम कह रहे हैं फाई, तो ये बीई कॉस फाई हो जाएगा, ये बीई साइन फाई हो जाएगा। मींस इफ बीई इज द Earth's strength of Earth's magnetic field and phi is the angle of dip, so horizontal component of Earth's magnetic field can be written as BE cos phi, and vertical component of Earth's magnetic field is to be written as BE sin phi। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं या फिर रेशियो निकालते हैं। अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो उस केस में आपको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर। मीन्स अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड को आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ ये रिलेशन है। अगर इनका रेशियो ले लेते v बाई एच, तो v बाई एच हो जाता tan पाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ जाता tan पाई। this where phi is the angle of this। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहाँ आपके पास एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इनके बीच के इंटर रिलेशन है। अभी अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को खींचे तो एन से लाइनें निकलती हुई जाएंगी और यहाँ एस में आपको एक्यूमुलेट होती हुई दिखेंगी, और अंदर अगर आएंगे तो S2N आप लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन को, यहाँ आपको एग्जैक्टली पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। अभी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जानने का हमें एक बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट ये कि अगर हम एक बार
मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने वाले हैं तो हम उसको इन द डायरेक्शन ऑफ और मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होता हुआ देख पाएंगे। अब अगर देख पाएंगे तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट में हमारे पास दो मेजरमेंट होते हैं, एक होता है एन टू एस मेजरमेंट, एक होता है एन टू एन मेजरमेंट। तो ध्यान से देखिए एन टू एन मेजरमेंट क्या है, एन टू एस मेजरमेंट क्या है। एक्चुअली में अगर हम और की मैग्नेटिक फील्ड को शो करें तो और की मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे शो कर रहे हैं, वही ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला शो कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में है तो डिफरेंस, बट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने जाते हैं तो दोनों को एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, यानी कि दिस इज द और मैग्नेटिक फील्ड। और आपने देखा था ये साउथ है डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है डायरेक्शन में। अब आप एक बार मैग्नेट को ऐसे रखिए कि उस बार मैग्नेट का एन जो है, एन ज्योग्राफिकल नॉर्थ में, यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन था उसमें पड़े। या आप बार मैग्नेट को ऐसे रख सकते हैं कि बार मैग्नेट का जो एस है वो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़े। ये जो बार मैग्नेट रखा गया है इसको बोलते हैं एन एन सिचुएशन। ये जो बार मैग्नेट रखा गया है इसको बोलते हैं एस एन या एन एस सिचुएशन। ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बार मैग्नेट का साउथ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बार मैग्नेट का नॉर्थ है। अब अगर आप कंपास रख के इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड खींचेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे देखा, ऐसे का मतलब एन से लाइनें निकल रही हैं और एस में एंटर कर रही हैं। ठीक है, ये आ गया। इसका खींचेंगे तो एन से लाइनें निकल रही हैं और एस में एंटर कर रही हैं, देख ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा दिस, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा दिस। अब देखिए क्या फायदा है, अभी इस ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम उठा के ले आए, ये उठा के ले आए यहाँ पे, और देखिए यहाँ ला के रखे तो कॉन्साइडिंग है, लेकिन अगर यहाँ ला के रखें तो ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दिखेगी। देखिए ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिटली है, चांस हो रहा है कैंसिल होने का। यानी कि एनएन सिचुएशन में बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ एक्सिस पर हम कैंसिल होता हुआ देख सकते हैं। बार मैग्नेट के एन और एस की ज्वाइनिंग लाइन को आप एक्सियल कहते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप ऑफ एक्सिस या इक्वेटोरियल कहते हैं। तो जब एनएन सिचुएशन होता है तो आपको ऑफ एक्सिस पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होती हुई दिखती है। अगर ये डिस्टेंस हम डी ले लेते तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख सकते हैं आप म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई m by d cube, ये देख सकते हैं। एंड दिस इज नाउ बिकम इक्वल टू और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक रिलेशन मिल रहा है, दिस इज nn, यानी कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वेटेड टू द ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इससे न्यूमेरिकल मिल सकता है, ऑर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट निकल जाएगा एंड वाइस वर्सा। अगर दोनों दिया होगा तो डी पता चल जाएगा कि बार मैग्नेट से कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होने वाला है। ठीक है, इन अ सेम वे अगर हम इसको उठा करके लाए यहाँ तो देख रहे हैं कि ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रही है। ठीक है, जबकि यहाँ रखेंगे तो ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रही है, तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ लेकिन ये कैंसिल हो सकता है। तो बार मैग्नेट की ज्वाइनिंग एन एस की ज्वाइनिंग लाइन पर अगर कोई पॉइंट ले रहा है एट अ डिस्टेंस डी पर, तो चांस है कि इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल होगी। ये ऑन एक्सिस है तो यहाँ सेंटर से यहाँ पर अगर हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m by d क्यूब।